मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक हमारा चल रहा है, इसके अंतर्गत ये दो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है इमरजेंसी प्रोविजन, और ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जिस पर हम बात करेंगे वो है 3 टायर गवर्नमेंट, और साथ ही साथ इसमें नीचे लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक भी हमारे संविधान की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। आप सोचेंगे इमरजेंसी प्रोविजन से क्या खूबसूरती बढ़ती है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होती है। तो देखिए, जब संविधान सभा में चर्चा हो रही थी तो इस बात पर चर्चा हुई कि भाई हम एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि राज्यों को अधिकार मिले, और ये इमरजेंसी प्रोविजन अगर डाल देंगे कॉन्स्टिट्यूशन में तो कभी भी जो स्टेट के जो राइट्स हैं वो तो खत्म हो जाएंगे, स्टेट्स के अधिकार ही नहीं बचेंगे और सारा पावर धीरे धीरे सेंटर के हाथ में आ जाएगा। तो ये तो सही नहीं होगा। तो कई संविधानविदों ने उस समय चर्चा के दौरान और कई विद्वानों ने उस समय चर्चा के दौरान इसका विरोध भी किया, लेकिन इन सब के बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चर्चा हुई। ड्राफ्ट कमेटी के पास जब मैटर आया तो ड्राफ्ट कमेटी ने भी इस बात का सपोर्ट किया कि नहीं, अगर ये व्यवस्था है, और खासकर आप देखेंगे कि जो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, जर्मनी का जो वाइमर संविधान है, वाइमर संविधान, वहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो स्थिति बनी तो वहां की जो पॉलिटिकल सिस्टम थी, उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था, और उसका मकसद वहां पर यही था इमरजेंसी प्रोविजन को एडॉप्ट करने का, कि अगर कभी कोई संकट की स्थिति पैदा होती है, राष्ट्र के हितों को खतरा पहुंचता है, अगर कोई हमारे देश के ऊपर बाहरी आक्रमण हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में देश को संगठित यानी ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोल करने का भी एक तरीका होना चाहिए। There should be a way to control and coordinate the whole part of the country, and that is the emergency provision, and this is mentioned in the Weimar Constitution of Germany. जर्मनी के वाइमर संविधान में ये बात चर्चा की गई थी, तो उसको हमारे संविधान में जगह दी गई कि इमरजेंसी प्रोविजन को अपनाने से क्या होगा। तो कभी अगर हमारे देश पर कोई ऐसा संकट आया, कैसा संकट, अब यहां पर ये बात निकल के आती है कि हमारे देश की संप्रभुता पर खतरा आ जाए, द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री इज इन डेंजर, देन यूनिटी ऑफ द कंट्री इज इन डेंजर, यानी हमारे देश में कोई ऐसा पृथकतावादी घटक, सेपरेटिज्म फैक्टर डेवलप हो जाए और वो हमारे देश से अलग होना चाहे, यूनिटी ऑफ द फैक्टर इन डेंजर। इंटेग्रिटी, यानी कि हमारे देश में, हमारे देश के प्रति जो लोगों की या जो राज्यों की जो इंटेग्रिटी है, एकता, अखंडता बोल सकते हैं इंटेग्रिटी, अगर अखंडता के ऊपर खतरा हो जाए, यानी कि हमारे देश का कोई हिस्सा हमसे अलग होने की कोशिश कर रहा है, या कोई बाहरी तत्व, एक्सटर्नल फैक्टर हमारे देश के किसी हिस्से को, किसी पार्ट को अलग करने की कोशिश कर रहा है, तो इंटेग्रिटी खतरे में पड़ जाएगा। देन क्या करना पड़ेगा, और कुछ समस्याएं हैं कि द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, अगर हमारी जो राजनीतिक, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम अगर खतरे में पड़ जाए तो हमें इमरजेंसी प्रोविजन का इस्तेमाल किया जा सकता है, या हमें इमरजेंसी प्रोविजन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि देश के लिए सबसे बड़ी चीज है सोवरेनिटी। अगर सोवरेनिटी नहीं है, संप्रभुता नहीं है, तो देश स्वतंत्र नहीं है, गुलाम हो गया वो। अगर यूनिटी नहीं है तो देश को अगर एकता नहीं है, अखंडता नहीं है, यूनिटी और इंटेग्रिटी नहीं है, तो फिर देश धीरे धीरे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, विभाजित हो जाएगा, तो भी देश की जो स्थिति है वो खराब हो जाएगी। अगर कभी देश में डेमोक्रेसी के ऊपर खतरा आ जाए, कुछ लोग ऐसे हों जो देश में डेमोक्रेसी पर प्रहार करने लगे, तो उनके लिए भी इमरजेंसी का प्रावधान जरूरी हो जाएगा। तो इसीलिए भारतीय संविधान में 3 ऐसे आर्टिकल्स हैं। देयर आर 3 सच आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द इमरजेंसी प्रोविजन इज मेड। आपको मैं यहां पर डिटेल में बताता हूं कि आर्टिकल 352, 352 क्या बोलते हैं इसको,
नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं इसको, हिंदी में नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, और इंग्लिश में नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ वार, तीन कंडीशन में लगता है ये, वार की स्थिति में, एक्सटर्नल एग्रेशन की स्थिति में, और तीसरा जो है ये है आर्म्ड रेबेलियन की स्थिति में। तो ये जो शब्द है ना आर्म्ड रेबेलियन, ये बाद में जोड़ा गया, पहले था ये जो इंटरनल डिस्टरबेंस की स्थिति में। तो बाद में जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये बदलाव लाया गया कि कभी कभी जब सत्ताधारी लोग जो पावर में होते हैं, ऑथोरिटी में होते हैं, वो सत्ता का गलत उपयोग करने लग जाते हैं। तो ये जो समस्या थी वो 75 से 77 तक, सिंस 75 टू 77 जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी वो इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर थी। तो जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने ये काम किया कि नहीं, ये इसका दुरुपयोग हो जाता है, दिस इज मिसयूज्ड बाय द पावर एंड ऑथोरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सो द इफ द कंडीशन ऑफ द आर्म्ड रिबेलियन अकर्स ओनली देन नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड। तो नेशनल इमरजेंसी के लिए तीन कंडीशन हमारे संविधान में वर्तमान में है। पहला, अगर युद्ध की स्थिति हो, पहली स्थिति क्या हो गई, अगर युद्ध की स्थिति हो। दूसरी स्थिति क्या होगी, अगर बाहरी आक्रमण हो गया हो, इफ देयर इज एक्सटर्नल एग्रेशन। और तीसरी स्थिति, अगर कोई आर्म्ड रिबेलियन हो गया हो, यानी कि हथियार से कोई जो है आपसी विवाद हो गया हो जिससे देश के यूनिटी और इंटेग्रिटी को खतरा हो। तो इस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड। और अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो लिविंग द आर्टिकल 20 एंड 21, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जो आर्टिकल 19 के तहत, 19 के तहत जो स्वतंत्रताएं नागरिकों को दी गई है, द फ्रीडम गिवन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सीज्ड और सस्पेंडेड। वो जो आर्टिकल के तहत स्वतंत्रता दी गई है, बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता, ये जो फ्रीडम होगा वो सस्पेंडेड हो जाएगा। ये बात जो है इस आर्टिकल से समझ में आता है। तो देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं हम, यहां पर हम कोई इमरजेंसी के टॉपिक पर चर्चा नहीं हो रही है, ये भारतीय संविधान की एक विशेषता है। ये हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि क्यों विशेषता है। इसलिए विशेषता है क्योंकि संविधान में हमने वो चीजें डाली हैं जो संविधान को मजबूत तो करता ही है और देश की यूनिटी, इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी को बचाता है, इसलिए विशेषता है। इसलिए इमरजेंसी प्रोविजन का कोई खतरा नहीं है, लेकिन खतरे की स्थिति में यह हमारे लिए मददगार साबित होगा, यही इसका मकसद है। तो आर्टिकल 352 हो गया आपको। अच्छा, इस बहाने आपको ये इमरजेंसी प्रोविजन की एक प्रारंभिक जानकारी भी मिल गई। अच्छा, यहां पर एक और चीज बता देते हैं कि जब ये नेशनल इमरजेंसी की बात होती है तो दो आर्टिकल अपने आप एराइज हो जाते हैं, एक आर्टिकल 358 और एक आर्टिकल 359। 358 तो ये है कि ये पावर देता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 19 में है उसको सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी तो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो अगर उनको भी सस्पेंड करने की जरूरत पड़े, उनमें से किसी एक को, दो को, तीन को, तो प्रेसिडेंट 359 का इस्तेमाल करके उनको भी सस्पेंड कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो देखिए यहां पर सब तरह का इंतजाम किया गया है। अगर देश की यूनिटी, इंटेग्रिटी को खतरा है, कहीं बाहर से आक्रमण हो गया हो, देश के भीतर किसी क्षेत्र में एग्रेशन यानी कि जो है कोई आक्रमण हो गया किसी छोटे क्षेत्र पर, या देश के लोगों के बीच ही कोई आर्म्ड रिबेलियन हो गया हो, कोई जो है सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, तो देश को बचाना जरूरी है। वहां पर ये नहीं देखेंगे कि फेडरल है या यूनिटरी है, वहां तो सबसे बड़ी चीज है देश की यूनिटी को बनाए रखना, इंटेग्रिटी को बनाए रखना, सॉवरेनिटी को बनाए रखना। तो वहां पर इसकी जो है एकदम से उत्पत्ति हो जाती है और यह शुरू हो जाता है हमारा नेशनल इमरजेंसी के
प्रावधान। एक और इमरजेंसी प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 356। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन बताएंगे, वहां भी आपसे चर्चा होगी इस बारे में। तो आर्टिकल 356 आपको मिलेगा और वहां आप देखेंगे कि अगर किसी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है, जो संवैधानिक तंत्र है, वो संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। संवैधानिक तंत्र विफल होने का मतलब क्या हुआ कि हर जो राज्य है और केंद्र है, दो हमारे पास ड्यूअल पॉलिटी हमारे देश में। ड्यूअल पॉलिटी मतलब क्या हुआ? फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम मतलब केंद्र के पास अपने पावर है, राज्य के पास अपने पावर है, और राज्य को जो पावर दिया गया है, जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है, जो जिम्मेदारी दी गई है जनता के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो दिया गया है, मान लीजिए उसका वो पालन नहीं करते। वो जो है राज्य के अंदर बहुत दंगा हो रहा है, हिंसा हो रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो तरीके हैं उससे शासन को चलाया नहीं जा रहा है। पता चला कि राज्य में किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, फिर भी शासन चलाया जा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? वहां पर आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट को यह पावर दिया गया है कि वो प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट रूल जब इंपोज होता है तो राष्ट्रपति एकदम अपनी मर्जी नहीं चलाते हैं। वो वहां उस स्टेट में सेंटर का एक रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं जिनको गवर्नर कहते हैं। तो गवर्नर की रिपोर्ट जो है वो भी जरूरत पड़ने पर वो मंगा लेते हैं। गवर्नर की रिपोर्ट को मंगा करके और उसके आधार पर ये देखते हैं कि हमारे जो ये राज्य हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं चल रहे हैं, इसीलिए इनको जो है हटाया जा सकता है और यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जा सकता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। क्यों कैरेक्टरिस्टिक है? इसलिए ये विशेषता है कि भाई हमने बड़ी मुश्किल से स्वतंत्रता हासिल की है, बड़ी मुश्किल से संविधान बनाने का अधिकार पाया है, हमने हजारों लाखों कुर्बानियां दी हैं, सैक्रिफाइसेस किए हैं, उसके बाद ये फ्रीडम मिला है। और उस फ्रीडम को जो हमें मिला है उसका अगर कहीं दुरुपयोग होगा, किसी स्टेट के भीतर होगा, और कोई स्टेट जो है हमारा इतना शानदार संविधान है उसकी उपेक्षा करेगा, इग्नोर करेगा, उसको अवॉइड करेगा, संविधान के मुताबिक काम नहीं करेगा, तो क्या ऐसे राज्य को शासन चलाने का अधिकार देंगे? क्या नहीं देंगे। तो आर्टिकल 356 आ जाएगा। तो वहां पर अनुच्छेद 356 का प्रावधान आ जाएगा। तो इसीलिए हमारे राज्य जो हैं वो संविधान के अनुरूप काम करते रहे। जो हमारा जो केंद्र के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन समय समय पर दिए जाते हैं, सेंटर के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करते रहें। इसलिए इस आर्टिकल का उपयोग किया गया है कि राज्य नियंत्रित रहें, अपने संवैधानिक दायरे में काम करते रहें, और साथ ही साथ संविधान के प्रति उनका जो काम करने का तरीका हो ऐसा हो कि उसमें सेपरेटिज्म ना हो, बल्कि देश के प्रति उनकी निष्ठा और लगाव दिखे। तो ये जो कंडीशन है इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 356 की व्यवस्था की गई है, 356 की व्यवस्था की गई है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि केंद्र के द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं, केंद्र के द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं, जो इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, कई बार राज्य उसकी अवहेलना करने लग जाते, पृथकतावादी हो जाते, सेपरेटिज्म भावना डेवलप करने लग जाते लोगों में। तो क्या करेंगे? तो आर्टिकल 365 इसके लिए बना हुआ है कि अगर केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है तो भी आर्टिकल 356 का उपयोग किया जा सकता है। तो ये जो दोनों आर्टिकल हैं ये राज्यों को नियंत्रित रखने के लिए, यानी कंट्रोल बाय द सेंटर, नियंत्रित रखने के लिए, और राज्यों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन मेन बात यह है कि अगर राज्य संवैधानिक तरीके से नहीं चलेगा तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लागू किया जा सकता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई हमारे संविधान की, और इस बहाने हम यूनिटी, इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को
प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। और अभी तो जब से ये जो सिस्टम हमारे बहुत से राज्यों में आप देख रहे होंगे कि राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है, केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है, और साथ ही साथ जब से ये फेडरलिज्म का बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ा है, जो संघवाद, संघीय ढांचा का महत्व बढ़ा है, फेडरल कैरेक्टरिस्टिक का, तो इतना आसानी से प्रेसिडेंट रूल इंपोज नहीं होता है। और वैसे तो देखेंगे, अगर आप प्रेसिडेंट रूल की बात करेंगे तो कई बार जो है प्रेसिडेंट रूल गलत तरीके से भी लगाया गया, लेकिन अब वो थोड़ी इतिहास की बात हो गई है। अब इतना आसान नहीं है किसी राज्य में अनावश्यक किसी कारण से प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर देना। तो डिटेल में अपन आगे देखेंगे। फिलहाल ये समझने की जरूरत है कि ये भारतीय संविधान की एक विशेषता है। एक और चीज देख लीजिए, इमरजेंसी प्रोविजन में एक और फैक्टर आता है, आर्टिकल 360, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब इसकी क्या प्रावधान है? इसका प्रावधान इसलिए महत्वपूर्ण है कि मान लीजिए राष्ट्र की वित्तीय साख को खतरा है, यानी जो फाइनेंशियल क्रेडिट है वो खतरे में है। राष्ट्र की वित्तीय स्थिति ऐसी हो गई है कि वो अपना जो जरूरी का खर्चा है, जो एसेंशियल जो एक्सपेंडिचर है, उसको ही पूरा नहीं कर पा रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा? ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में होता यह है कि राष्ट्रपति ये कह सकते हैं, ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि जो हमारे प्रमुख अधिकारी हैं, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के मंत्री हैं, सांसद हैं, इनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है और उन वेतन भत्तों को बचा करके राष्ट्र के जरूरी खर्चों को चलाया जा सकता है। तो कभी, अगर वैसे भारत में कभी ऐसी स्थिति आई नहीं है अभी तक, और न ही ईश्वर की दया से कभी आएगी। हम नहीं चाहते कि ऐसा कभी हो, लेकिन अगर कभी हुआ तो यही कारण था कि जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे, जो काफी दूरदृष्टि रखते थे, जिनको पता था कि कभी अगर ऐसी स्थिति बनी तो भी देश चलते रहना चाहिए, देश की यूनिटी, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी बची रहनी चाहिए, देश को किसी दूसरे देश के सामने हाथ फैलाकर गुलामी के जंजीर में एक बार फिर से बंधने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और इसीलिए ये जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है, आर्टिकल 360। अब इनको अब डिटेल में जो है हम आपको इमरजेंसी प्रोविजन जब पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको ये सब चीजों को डिटेल में और बताएंगे। तो इसीलिए यहां पर जो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे वो मैंने यहां आपको एक्सप्लेन कर दिए कि भाई देखिए आर्टिकल 352 की क्या क्यों जरूरत थी, 356 की क्यों जरूरत थी, 363 आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की क्यों जरूरत थी, और ड्यूरिंग जब इमरजेंसी लागू हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ क्या प्रॉब्लम होता है, किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स जो है वो थोड़े देर के लिए सस्पेंडेड हो जाते हैं, कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको नेशनल इमरजेंसी के समय में भी हटाया नहीं जा सकता है। तो ये प्रारंभिक जानकारी आपको हो गई, लेकिन इसकी जो पहली लाइन है ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या करता है ये इमरजेंसी प्रोविजन? तो हमारे राष्ट्रपति को एनेबल आवर प्रेसिडेंट मीट एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन इफेक्टिवली। कोई भी किसी भी प्रकार का अगर कोई असाधारण स्थिति निर्मित हो जाए तो हमारे राष्ट्रपति को यह अवसर देते हैं कि उन परिस्थितियों का पूरी तरह अच्छी तरह सामना कर सकें और देश की यूनिटी, इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये कारण है इमरजेंसी प्रोविजन को संविधान में लाने का। ये कारण समझ गए तो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने का मकसद हमारा पता चल गया कि ये अब इसके अंदर इमरजेंसी प्रोविजन लगाने से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, इससे किस तरह से असर डालता है हमारे संघवाद पर। अब कई बार लोग आलोचना करते हैं कि भाई इससे तो फेडरलिज्म खत्म हो जाता है। तो भाई जरूरत पड़ने पर हो जाएगा ना खत्म, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है वो ना तो पूरी तरह फेडरल है और ना ही पूरी तरह यूनिटरी है। हमने संविधान बनाया ही ऐसे है कि हमारे लिए सर्वोपरि है यूनिटी और इंटेग्रिटी, हमारे लिए सर्वोपरि है
हमारी सोवरेंटी यानी हमारी संप्रभुता हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो प्रजातंत्र है वो बचा रहे। तो अगर उसको बचाने की जरूरत पड़ेगी तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि अगर उसको बचाने की जरूरत है तो आप इमरजेंसी प्रोविजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भले ही उसके लिए थोड़ी देर के लिए फेडरलिज्म को थोड़ा नुकसान भी हो जाए तो चलेगा, क्योंकि यूनिटी और इंटेग्रिटी सर्वोपरि है। तो इस हिसाब से ये एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है और ये मौका देता है कि हमारा संविधान जरूरत पड़ने पर फेडरल यानी कि सामान्य स्थिति में फेडरल, फेडरल इन नॉर्मल कंडीशन एंड इंटेग्रल यानी फेडरल इन नॉर्मल कंडीशन एंड यूनिटरी इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन, यानी कि अगर सामान्य परिस्थिति है तो फेडरल राज्य अपने हिसाब से काम करेगी, केंद्र अपने हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति बन गई, ऐसी कोई सिचुएशन निर्मित हो गई, युद्ध हो गया, आर्म्ड रिबेलियन हो गया या एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में फेडरल से काम नहीं चलेगा, यूनिटरी बनना पड़ेगा। तो बन जाइए और इमरजेंसी प्रोविजन का उपयोग करके देश की अस्मिता को, देश के अस्तित्व को पहले बचाइए, बाद में तो हम फिर फेडरल हो ही जाएंगे। तो इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे संविधान में आया। और एक और सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक जो सबसे ज्यादा चर्चित रहता है, मोस्ट डिस्कसिंग कैरेक्टरिस्टिक, जो विश्व के बहुत कम संविधान में देखने को मिलेगा और शायद किसी भी संविधान में, मैंने एक दो जगह देखा तो किसी भी संविधान में ये जो डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन का जो स्वरूप है, जिसको आप बोलते हैं 3 टायर गवर्नमेंट, यानी कि पहले जो था हमारा संविधान जब हमने बनाया था तो ये सेंट्रल और स्टेट में डिवाइडेड था, यानी कि ये फेडरल था। तो फेडरल संविधान था, अब इसमें सेंट्रल और स्टेट के बीच जो है पावर्स बटे हुए थे, इसलिए फेडरल था। फेडरल आज भी है ना, सेंटर और स्टेट के बीच पावर बटे हुए हैं। जरूरत पड़ने पर, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में यूनिटरी भी बन जाता है, लेकिन सामान्य स्थिति में फेडरल था, यानी सेंटर और स्टेट के बीच पावर बटे हुए थे। अब इसमें नई चीज एक जोड़ी गई, बहुत लंबे समय से इसकी कोशिश चली आ रही थी, है ना। जब बी.आर. मेहता कमेटी बनी थी, है ना, 1957 में, 1957 में, फिर रिपोर्ट आया 1959 में, बलवंत राय मेहता कमेटी, लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी, है ना, जीवी के राव कमेटी, ऐसे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बहुत सारे रिकमेंडेशन आते गए। फिर अल्टीमेटली 1992 में एक हमने विधेयक पारित किया 1992 में। इस विधेयक के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वाज गिवन टू पंचायती राज, ये संविधान में एक जगह बना लिया इसने। और इसी तरह से 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और इसके तहत हमने तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट को, यानी जो हमारा निचले स्तर का जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, यानी जो नगरीय स्थानीय निकाय है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, उसको जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दिया। अब आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग ये कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत बात कर रहे हैं। पंचायती राज और नगरीय स्थानीय निकाय का व्यापक टॉपिक है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है, वो जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएगी। लेकिन यहां पर हमारा मकसद ये है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक है, एक विशेषता है। ऊपर ही लिखा हुआ है 3 टायर गवर्नमेंट, यानी कि 3 स्तर की सरकार। 3 स्तर की सरकार मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और तीसरा स्तर 2 भागों में विभाजित है। ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे पंचायती राज और शहरी क्षेत्र में जाएंगे तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अर्बन लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आप शहर में रहते हैं, शहरी क्षेत्र में रहते हैं, चाहे वो बड़ा शहर हो या छोटा शहर हो, तो क्या मिलेगा आपको, वार्ड मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, तो वार्ड के अलावा नगर पालिका मिलेगा, और बड़ा शहर है तो क्या मिलेगा, नगर निगम मिलेगा, और बहुत बड़ा शहर है तो क्या मिलेगा, महानगर निगम मिलेगा, है ना, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन। तो ये जो संस्थाएं हैं ना, ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको। जैसे आप 3 टायर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो देखिए ऊपर से नीचे तक जाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा 2। रूरल एरिया में पंचायती राज और अर्बन एरिया में अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अब ये दोनों संस्थाएं अपनी अपनी जगह पर जो है, ये भी 3 टायर व्यवस्था के
मतलब ये भी 3 टायर व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जब रिकमेंडेशन किया गया तो इनमें बताया गया कि भाई आप जब अर्बन लोकल गवर्नमेंट बनाते हैं तो उसको भी 3 टायर में बनाइए। कैसे बनेगा? तो सबसे नीचे जहां पर बहुत कम शहरी स्थिति है तो उसको नगर पंचायत बोला। छोटे शहर, बहुत छोटे, अभी गांव से शहर की ओर परिवर्तित हो रहे तो हो गया नगर पंचायत। नगर पंचायत से थोड़े ज्यादा बड़े शहर तो क्या हो गए? नगर पालिका। और नगर पालिका से और ज्यादा बड़े शहर हो गए तो क्या हो गए? नगर निगम। और नगर निगम तो ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा शहर है, वहां पर पॉपुलेशन जो है 1 करोड़ के आसपास है, या वहां पर 70 लाख 80 लाख के आसपास जनसंख्या है, तो ऐसी जनसंख्या वाले शहर, इनको हम नगर निगम के भी अंतर्गत नहीं रखेंगे, इसको बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, यानी महानगर निगम। जैसे बंबई है, दिल्ली है, ऐसे बड़े शहर जो हैं वो महानगर नगर निगम के अंतर्गत आएंगे। तो ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट हो गया। तो इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया 1992 के इस एक्ट के तहत। और देखिए क्या जोड़ा गया इससे जोड़ा गया, ये शहरों के लिए 12th शेड्यूल जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। और क्या जोड़ा गया? तो पार्ट 9A जोड़ा गया। पार्ट 9A 12th शेड्यूल एंड 18 आर्टिकल्स जोड़े गए, 18 अनुच्छेद जोड़े गए। और साथ ही साथ नगरीय स्थानीय निकायों को, अर्बन लोकल गवर्नमेंट को 18 कार्य दिए गए। देयर वेर 18 फंक्शंस वेर गिवन टू देम। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक वो लोग जो शहर में निचले स्तर पे लोग होते थे, जिनको बिल्कुल अधिकार नहीं होता था कुछ काम करने का, उनको भी ये अधिकार दिया गया कि आप नगरीय प्रशासन में, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में, कि नाली कहां से बनना है, पार्किंग की व्यवस्था कैसे होनी है, सड़क, किसी मोहल्ले में सड़क टूट गया है तो वो कैसे बनना है, यानी स्थानीय लोकल लेवल के लोगों को भी इस बहाने हमने जो है उनको राइट दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक जो है शामिल हो गया, जिसको हम लोग 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे 73rd तो बताया ही नहीं, 74th बता दिए। अरे भाई, शहर में ज्यादातर लोग जो हमारे ये लेक्चर को सुन रहे होंगे, हो सकता है वो शहर में ही हो, तो इसीलिए पहले मैंने उनको ही बता दिया। अब गांव चलते हैं तो गांव में क्या होता है? देखिए, गांव रहेगा, 5-7 गांव मिलकर के क्या होगा? पंचायतें बन जाएगी, पंचायती राज पंचायत। अब पंचायतों को क्या किया उन्होंने? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दिया। अब यहां भी 3 टायर सिस्टम है। सबसे निचले स्तर पर क्या रहेगा? सबसे निचले स्तर पर रहेगा पंचायत। पंचायत के ऊपर क्या रहेगा? पंचायत के ऊपर रहेगा आपको जनपद पंचायत, है ना। कई राज्यों में अलग अलग नाम रहते हैं, जनपद पंचायत। और उसके ऊपर क्या रहेगा? जिला पंचायत। कई राज्यों में जनपद पंचायत को कुछ और नाम से भी जानते हैं, है ना, जनपद परिषद भी बोलते हैं। और उसके ऊपर जो हो गया, क्या बोलेंगे? जिला परिषद या जिला पंचायत बोलते हैं। तो अलग अलग राज्यों में ये नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रहेगा हर जगह, ज्यादातर राज्यों में ये 3 टायर जो है बनाया गया है पंचायती राज को। कैसे बनाया गया? अब जो पंचायत हो गया, जो पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर क्या हो गया? पंचायत। पंचायत का चुनाव होता है, इलेक्शन कराया जाता है। नगरीय स्थानीय निकाय में वार्ड का इलेक्शन कराया जाता है, वार्ड मेंबर चुने जाते हैं। ऐसे ही पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत में सरपंच का चुनाव कराया जाता है, उनका। तो ये पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से उन लोगों को जो बेचारे गांव में रहते हैं, उनने कभी सोचा ही नहीं कि भाई मेरा भी कोई अधिकार होगा, मैं भी अपना प्रतिनिधि चुनूंगा, या अगर मौका मिला तो मुझे भी पंचायत का सदस्य बनने का अधिकार मिलेगा, जनपद अध्यक्ष बनने का अधिकार मिलेगा, जनपद सदस्य बनने का अधिकार मिलेगा, सरपंच बनने का अधिकार मिलेगा। लोग तो ये समझते थे कि सरपंच बनना मतलब जिसके पास गांव में बहुत जमीन है, बहुत पैसा है, वही सरपंच बन सकता था। और पहले होता भी था, गांव का मुखिया मतलब बड़ा आदमी हो गया, है ना। फिल्म वगैरह देखिए आप, मुखिया मतलब बहुत बड़ी चीज हो गई, कई फिल्मों में देखा होगा आपने। लेकिन अब देखिए, ये एक्ट के आने से, पंचायती राज एक्ट के आने से, कोई भी व्यक्ति जो है सरपंच बन सकता था, कोई भी व्यक्ति जनपद अध्यक्ष बन सकता था, कोई भी व्यक्ति जिला परिषद अध्यक्ष बन सकता था। मतलब कहने का क्या हो गया कि पंचायती राज व्यवस्था से जो हमारा जो विकेंद्रीकरण था
वो और ज्यादा लोकतांत्रिक हो गया, यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? पावर को, यानी जो अधिकार था, जो सत्ता था, वो निचले स्तर तक पहुंचा दिया। सत्ता पहले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर, और अब ये कलेक्टर तक ही सीमित नहीं रहा, अब ये धीरे 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 गांव के उस व्यक्ति तक पहुंच गया जो सरपंच है। वो भी कह सकता है कि ये कोई पुल कहां बनेगा, कोई हाट कहां लगेगा, कोई जो नहर कहां से निकलेगी, और कोई छोटा मोटा उद्योग हमारे गांव में या पंचायत में कहां लगना है, वो निर्णय ले सकता है। पावर आ गया, अधिकार मिल गया। यही है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। और डेमोक्रेटिक इसलिए क्योंकि देखिए ये लोग क्या है, चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। दे आर इलेक्टेड पीपुल, ऐसा नहीं कि अपने मन से बन गए, दे आर इलेक्टेड। हर एक 5 साल में चुनाव कराया जाता है। तो इसीलिए मैंने कुछ आर्टिकल्स भी आपको बताता हूं, लेकिन पहले आप देखिए कि ये पंचायती राज व्यवस्था 1992 में ये भी पारित हुआ। दिस वाज आल्सो पास्ड इन पंचायती राज एक्ट 1992 का नाम है इस एक्ट का, थोड़ा बहुत आगे पीछे इसका डेट में होगा। तो पंचायती राज एक्ट 1992 पारित हुआ, ये 92 पारित हुआ, पहले पंचायती राज पारित हुआ, फिर अर्बन लोकल गवर्नमेंट पारित हुआ। पार्ट 9 में इसका उल्लेख है पंचायती राज का, क्योंकि ये पहले पारित हुआ। 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया इसकी मदद से, और साथ ही साथ 29 फंक्शंस जो है पंचायतों को दिया गया, और इसके साथ साथ 16 आर्टिकल्स, 16 अनुच्छेद जो है संविधान में अलग से जोड़े गए। ठीक, कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए, मैं कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको बता देता हूं, जिससे आपको कैरेक्टरिस्टिक और स्पष्ट हो जाएगी। पहली चीज तो 243A ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायतों का गठन कैसे होगा, किस तरीके से उसमें जो सदस्य होंगे यानी उसकी संरचना वगैरह बता दी गई। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स 243D, 243D में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का प्रावधान किया गया कि भाई हमारी जो ये पंचायत होगी, जैसे मैंने अभी बताया कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति, एक पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति, दलित से दलित व्यक्ति को भी इसमें राइट दिया गया। तो रिजर्वेशन दिया गया इसमें अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, कुछ राज्यों में अदर बैकवर्ड कास्ट को भी आरक्षण दिया गया। और हर एक कैटेगरी में लगभग 50% सीटें महिलाओं को दी गई। हाँ, सभी राज्यों में 50% हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे मध्य प्रदेश है तो वहां पर 50% सीटें हर एक कैटेगरी में, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो या जनरल हो, 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वैसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो मूल रूप से पारित हुआ था, तो उसमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थी। 1/3 सीट्स वर रिजर्व फॉर वुमेन। खैर, यहां पर हम इस कैरेक्टरिस्टिक के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि देखिए ये रिजर्वेशन के माध्यम से क्या हुआ कि अब जो अधिकार थे वो अधिकार अब सीमित व्यक्तियों तक नहीं रहे। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जो है ये अधिकार का उपयोग कर सकता है, इस राइट का उपयोग कर सकता है। सरपंच बन सकता है, पंच बन सकता है, जनपद अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है, जिला परिषद अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है। तो राइट्स मिले और लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा, गांव के लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा, शिक्षा का, एजुकेशन का लेवल बढ़ा, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा, महिलाओं की जो राजनीतिक भागीदारी थी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन था, वो भी बढ़ा। 243I स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य में एक वित्त आयोग का गठन किया गया, स्टेट फाइनेंस कमीशन। उसका काम यही होता था कि राज्य और पंचायतों के बीच जो है वित्त का बंटवारा कैसा होना चाहिए, राज्यों को कैसे मतलब पंचायतों को कैसे हम मदद कर सकते हैं, वित्त फाइनेंस कैसे पहुंचा सकते हैं। तो देखिए एक नई संस्था भी बनी। स्टेट इलेक्शन कमीशन 243 के एक चुनाव कराने के लिए, चूंकि जो हमारा राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग था उनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम था, तो राज्य निर्वाचन आयोग स्पेशल यही काम करते हैं। ये जो है हमारे पंचायतों का चुनाव और अर्बन लोकल गवर्नमेंट का चुनाव कराते हैं। तो आप देखिए ये भी एक नई व्यवस्था शुरू हो गई। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि इन चुनावों के माध्यम से ग्रामीण गरीब जनता, पिछड़ी और कमजोर जनता, महिलाओं को भी
पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का अवसर मिला, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ाने में इसने मदद की। इस बहाने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो है आगे बढ़ने का अवसर मिला, प्रशासन में भागीदारी करने का अवसर मिला, डिसीजन मेकिंग में उनको अवसर मिला। तो ये बहुत बड़ी विशेषता हुई ना कॉन्स्टिट्यूशन की। और ऐसे ही आप दूसरी तरफ चले जाइए, देखिए 243Q में जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, म्युनिसिपैलिटीज नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, नगर निगम, इनकी संरचना कैसा होगा इसके बारे में बताया गया। 243T इसमें जो है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, रिजर्वेशन कैसे रहेगा, जैसे अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है तो वहां पर कितनी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी, कितनी ओबीसी के लिए रिजर्व होगा, कितना एससी के लिए रिजर्व होगा, कितना एसटी के लिए रिजर्व होगा, कितनी सीटें जनरल के लिए रहेगी, ये रिजर्वेशन की प्रोसेस कैसे होगी, कौन सी सीट किसके लिए रिजर्व होगी या नहीं होगी, ये सब कैसे पता चलेगा आर्टिकल 243T से। 243Y फाइनेंस कमीशन। अब जैसे पंचायतों को वित्त की जरूरत होती है वैसे ही जो है नगरीय स्थानीय अर्बन लोकल गवर्नमेंट को भी जरूरत होती है, तो एक फाइनेंस कमीशन बना दिया जो रिकमेंड करेगा और राज्य सरकार को बताएगा कि हमारे राज्य में इतने नगर निगम हैं, इतनी नगर पालिकाएं हैं, इतनी जो है नगर पंचायत हैं, इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है, इनको थोड़ा इस तरह से आप मदद करिए। तो जो डिवीजन ऑफ जो फाइनेंस यानी कि वित्त का जो बंटवारा बेहतर ढंग से हो सके, किस नगर निगम को कितनी राशि दी जाए, किस नगर पालिका को कितनी मदद की जाए, ये कौन बता सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक व्यवस्था कर दी कि फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन होना चाहिए। ऐसे ही 243ZA इलेक्शन टू द म्युनिसिपैलिटीज, जैसे पंचायतों के इलेक्शन के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, वैसे ही जो नगरीय अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए भी जो है एक इलेक्शन कमीशन होता है। 243ZA हो गया, है ना। तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन जब नगरीय स्थानीय निकाय का चुनाव करते हैं तो वो 243ZA के तहत काम करते हैं, और जब वो इलेक्शन कमीशन जब पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव कराते हैं तो वो 243K के तहत काम करते हैं। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था करना, स्टेट फाइनेंस कमीशन की व्यवस्था करना, नगरीय स्थानीय निकायों का गठन और उसकी संरचना कैसे होगी, स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन कैसे होगा, इन सब चीजों को देखिए व्यवस्थित तौर पर इस संविधान में, यानी हमारा जो संविधान है उसमें 1992 के इस अमेंडमेंट से जोड़ा गया, और इस तरह से एक महत्वपूर्ण जो है कैरेक्टरिस्टिक बन गया हमारे संविधान की। और भी कुछ चीजें हैं जो आगे डिटेल में जब आप नगरीय स्थानीय निकाय यानी अर्बन लोकल गवर्नमेंट और पंचायती राज हम आपको बताएंगे तो वहां पर और डिटेल में बताएंगे, लेकिन थोड़ी आपके दिमाग में ये बात रहे। जैसे 243ZD ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, यानी कि अब देखिए दो संस्थाएं, एक ही जिले में दो तरह की संस्था काम करने लग जाती है। एक संस्था जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, एक संस्था वो जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि एक जिले में तो शहर भी हो सकता है और गांव भी हो सकता है, तो दोनों के लिए विकास की योजना सही ढंग से बने, प्रॉपरली वो ऑर्गेनाइज्ड वे में बने, तो इसके लिए एक और व्यवस्था कर दी 243ZD डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, पूरे जिले के विकास के लिए योजना बनाने वाली एक संस्था। और 243ZE मतलब ये हो गया मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, यानी अगर बहुत बड़ा शहर है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है, तो वहां पर 243ZE के तहत मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की व्यवस्था की गई है। तो अब यहां पर आप लोगों ने ये देखा कि भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संविधान के माध्यम से डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था करके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट, सेंटर और स्टेट के अलावा एक तीसरा स्तर भी बना दिया, और तीसरे स्तर में दो भाग बना दिए, एक गांव के लिए और एक शहर के लिए। गांव के लिए हो गए पंचायत, गांव के लिए हो गए जनपद पंचायत, ग्रामीण क्षेत्रों को कंट्रोल करने के लिए हो गए जिला परिषद, वो उनकी व्यवस्था को देखेंगे। शहरी व्यवस्था को देखने के लिए इसी तरह से हो गए नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। तो इस तरह से और उनके चुनाव का प्रावधान कर दिया गया, भाई इलेक्शन कैसे होगा, हर एक 5 साल में चुनाव कराना जरूरी होगा, कि कैसे लोगों को चुना जाएगा, रिजर्वेशन का प्रावधान क्या होगा, ये सब सारा कैरेक्टरिस्टिक हमारे संविधान में
में स्पेशली डिजाइन करके डाल दिया गया, जिससे हमारा संविधान जो है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का जो है रिप्रेजेंट करने वाला वर्ल्ड का जो है अपने आप में विशिष्ट संविधान हो गया। तो कुल मिलाकर के आप लोगों ने भारतीय संविधान की तमाम विशेषताओं को यहां पर देखा। हमारा संविधान बना कैसे, ये भी मैंने आपको बताया, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और यहां पर इस महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से आपको ये भी हमने बताया कि संविधान बना और बनने के बाद उसमें देखिए कितनी सारी कैरेक्टरिस्टिक हमने डाली। इसका जो पहला वीडियो है, जो फर्स्ट, उसमें हमने पूरे 16 कैरेक्टरिस्टिक को आपके सामने रखा था, और उसके बाद अलग अलग वीडियोस में हमने 2-2, 3-3 कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के आपके सामने सारे कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन किया। तो अगर आप लोगों ने इन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ आपको ये हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। हमें खुशी होगी, और हम ऐसे ही और भी नॉलेजफुल और भी मेहनत करके हम आप तक इस तरह के वीडियोस पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए हम आपको वादा भी करते हैं, और साथ ही साथ आपसे ये भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इन बातों को जरूर ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद।